आवाज़ आ रही है सबको? और आई होप ऑनलाइन भी अगर आ रही है तो अ लिटिल यस, हाँ जी आ रही है, वुड डू। यस सर, चलो। यार, बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, अब आपको मतलब जिसने अभी भी हमें ज्वाइन किया होएगा एक हफ्ते पहले भी, उसने देखा होगा कि यार हम कितनी पीडीएफ्स देते हैं आपको, रोज एक लेक्चर उसके साथ में पीडीएफ्स पीडीएफ्स पीडीएफ्स, है ना, कितनी सारी। ऐसा ही होता है। तो अगर हम आपको 1000 पेज पीडीएफ के दे सकते हैं एक साल में, तो हम आपको 1200 भी दे सकते हैं। फिर मैं लिखवा क्यों रहा हूँ आपको क्लास में? एंड वाई एम आई सेइंग दिस इज कि क्योंकि स्टूडेंट्स स्पेशली बहुत सारे ऑनलाइन है, ऑफलाइन बच्चे बोलते हैं कि आप ना ये करो, इसकी ना हमें पीडीएफ दे दो, लिखवाओ मत क्लास में। यार आप भूल जाओगे। डू यू रियली वॉन्ट टू गो टू द एग्जाम विद द भ्रम इल्यूजन कि यार मेरे करंट अफेयर्स हो गए, पर वहां पे आपको लगे यार सुना सुना लग रहा है। जो वो होता है ना, जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस कम होते हैं। आप प्रेसिडेंट में और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स में कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन आप वज्र प्रहार में और इंद्रावती में कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या है। आप ग्लोबल इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड इकोनॉमिक समथिंग एल्स, उसमें वो हो जाओगे। एंड शगुन प्लीज स्विच ऑफ योर वट एवर कैमरा दिस दैट, यार ऑनलाइन आई एम टॉकिंग टू ऑनलाइन पीपल। तो ओके, सो द पॉइंट इज कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा आसान है, मैं यहाँ पे आके 1 घंटा बोलूँ, उसके जगह पे मैं आधा घंटे में फ्री हो जाऊँगा बोल के, अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए आप इस बात को प्लीज़ समझो। क्लास के नोट्स जो हैं ये आपको, और ये जो हैं, ये जो हम क्लास में लिख रहे हैं, यही आपके प्रीलिम्स से पहले के रिवीजन वाले नोट्स हैं करंट अफेयर्स के। किसी ने आके मुझसे नहीं पूछना, किसी ने किसी और से नहीं पूछना कि यार अब 2 हफ्ते में पेपर है, मैं करंट का क्या करूं। यार ये रहा मेरा रजिस्टर, और इसी को रिवाइज करते जाना है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? मेकिंग सेंस? ठीक है, इसी को रिवाइज करते जाना है प्रीलिम्स के लिए। अभी तो हम वी आर व्हाट, आज हमारा चौथा दिन है करंट अफेयर्स का, सिर्फ चौथा दिन, और ऑलरेडी आप 30-40 नई चीजें कर चुके हो। एक बार इमेजिन तो करो, जब आप 3 महीने कर चुके होगे, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। वो पीडीएफ्स में सारी एक जैसी लगेंगी आपको, अपने हाथ से जब लिखा होएगा एक जगह पे, और इसके साथ साथ में रिवीजन भी करते जानी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चले करें स्टार्ट। ऑलराइट, राइट डाउन। हमने कल जुलाई तक किया था, जून। ठीक है, अगेन कभी आपको यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये जून में इंपॉर्टेंट था कि जुलाई में था। ये तो बस आपकी रिवीजन के लिए, कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हो गए 2 साल के। जून में ही लिख लो यार एक चीज जो मुझसे पहले मिस हो गई थी, आई शुड हैव कवर्ड इट नवंबर, विच इज OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है यूपीएससी में, यहां पर भी आ सकता है। कल यूपीएससी की नोटिफिकेशन भी आ गई है, उसका भी जो जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, फॉर्म फिल करो, वो भी क्लियर हो जाएगा। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्या ये कोई बताएगा मुझे? बेसिकली ये हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है कि ग्लोबली जो केमिकल वेपन्स हैं उनको, उनकी प्रोलिफरेशन को प्रोहिबिट करने के लिए। आज ना, जैसे आप जिस दुनिया में जी रहे हो 2025, इट इज वेरी बल बल बलविंदर, हाँ जी हाँ जी, एंड नव नवनी नरवीर, यस यस यस, कम कम कम, प्रेम, आप हरी अप हरी अप हरी अप। क्विक क्विक क्विक, आगे बैठ जाया करो यार, है ना। ऑलराइट, सुनो भाई, चलो लेट्स स्टार्ट।
अभी स्टार्ट ही करें करंट अफेयर्स। तो गाइज द आइडिया इज दिस कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, तो मे बी आपको वो चैलेंजेस को आप अप्रिशिएट ही ना कर पाओ जो 1970s की जनरेशन कर रही थी। उस समय आप सोचो कि यार वर्ल्ड वॉर 1 होके हटी है 50 साल पहले, वर्ल्ड वॉर 2 होके हटी है 30 साल पहले, और उसके बाद अभी ऐसा हो रहा है कि यूएस से ना वियतनाम के ऊपर अटैक कर रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि यार केमिकल वेपन यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, केमिकल वेपन एंथ्रेक्स वाला वेपन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, रशिया एक से केमिकल वेपन्स डेवलप कर रहा है। तो फिर इट गोज विदाउट सेइंग कि यार जितने भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस हैं उनको लगेगा कि यार व्हाट इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड आर वी क्रिएटिंग। एक दूसरे को केमिकल से मार थोड़ी देना है, न्यूक्लियर से मार थोड़ी देना है। तो यार हम एक काम करते हैं, कन्वेंशंस बनाते हैं, जिन कन्वेंशंस पे हम क्या करें कि केमिकल वेपन्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय करवाए जाएं, सारी कंट्रीज के पास होने नहीं चाहिए, और अगर हों भी तो उसकी एक रेगुलेशन होनी चाहिए। धीरे 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 वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट केमिकल वेपन्स, वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल आइडियली। ठीक बात। किसी के भी हाथ लग जाएं, जैसे ना आज से 12-15 साल पुरानी बात है, देयर वाज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग क्राइसिस। ऐसा बोला जा रहा था कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है वो मे बी, जैसे बहुत सारे वहाँ पे रेबल ग्रुप्स हैं, कि उनको उसका एक्सेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। थिंक अबाउट द डेंजर्स ऑफ दिस। यार बस कोई टेररिस्ट ग्रुप है जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन लग गया, हाउ क्लोज आर वी टू दी टू अ ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रोफी। तो इसलिए ऐसी कन्वेंशंस बनाई जाती हैं। तो इसमें आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। न्यूज़ में क्यों था, लिखो इंडियन केमिकल काउंसिल आईसीसी केमिकल काउंसिल आईसीसी was awarded the OPCW which is Organization for Prohibition of Chemical Weapons. Very good. OPCW award, इसी को OPC द क्या बोलते हैं इसको, हेग अवार्ड भी बोलते हैं। ओपीसी द हेग, द हेग क्या है, सिटी इन नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स को भी द नीदरलैंड्स बोलते हैं। हम कुछ कुछ कंट्रीज के सामने, मतलब कि स्कोप ऑफ दिस करंट अफेयर्स है पर वैसे पूछ रहा हूँ, हम कुछ कुछ कंट्रीज के सामने डेफिनेट आर्टिकल क्यों लगा देते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम, द हेग। अच्छा 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 अच्छा, द करंट अफेयर्स हैं यार। सो रीजन हम, जैसे एक तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, अगर कोई भी कंट्री कलेक्शन ऑफ आइलैंड से बनी होती है तो भी डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं। वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में भी कभी आपने डिस्कस किया हो। और एज ही हैज राइटली सेड, कुछ जगहों की ना बहुत पिन पॉइंटेड एग्जिस्टेंस है, उनके लिए ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, राइट ऑन। ओपीसीडब्ल्यू, इट इज ओपीसीडब्ल्यू क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन established by chemical weapon convention in 1997। इसका एम क्या है, टू एलिमिनेट केमिकल वेपन्स, comma, to prevent their use and to promote peaceful cooperation in chemistry worldwide। पूरी दुनिया में केमिस्ट्री में कॉपरेशन हो। ठीक है, क्लियर। यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन क्यों पूछा था,
OPCW के ऊपर क्वेश्चन आया था ना यूपीएससी में, वो इसलिए आया था क्योंकि इसको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। अब आप खुद सोचो ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत अच्छा काम कर रही है किस डायरेक्शन में, टू एलिमिनेट केमिकल वेपन्स। सो कहना है से कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन केमिकल वेपन्स एलिमिनेट कर देगी तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पीसफुल वर्ल्ड, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पीसफुल वर्ल्ड, तो उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। कोई डाउट यहाँ पर? सिंपल है, सिंपल है। चलो 2013 में मिला था। 97, वही बोल रहा हूँ ना कि 70s के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये ट्रबल्स चलती थी, 80s के टाइम पे भी यही चली। तो फिर जब रशिया टूट गया, उससे पहले, फिर उसके बाद जब वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया तो दिस वाज डन। आई वंडर कि आपको ईयर पूछेंगे इसका, पर आपको बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। हाँ हाँ, इस साल ही तो इसको मिला है, अब इंडिया इस साल ही तो अवार्ड जीता है इंडिया की। आपको लिखवाया नहीं शुरू में कि इंडियन केमिकल काउंसिल वॉन दी। यार एनीथिंग दैट आई एम डिक्टेटिंग इन दिस क्लास, इट इज रेलिवेंट दिस ईयर, तभी करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आईसीसी क्या है ये? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये खबरों में क्यों थी, कोई बताएगा? हाँ, इतना पता है इंडिया पार्ट नहीं है भाई। सुनो यार, बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके अरेस्ट वारंट निकाल दिए थे। क्यों निकाल दिए? कहता है कि यार ये बंदा वॉर क्राइम कर रहा है, ये अटैक कर रहा है पैलेस्तीन में, और अनजुडिशियस वे में, कि स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, आपने सुना होगा ना कितने सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसलिए सिमिलरली व्लादिमीर पुतिन के केस में भी आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए थे। तो प्रेरणा कम, क्विक क्विक क्विक, तो इस तरह से अरेस्ट वारंट निकाली जा रहा है। तो ये बॉडी क्या है? व्हाट इज दिस बॉडी? कोई बताएगा मेरे को? चलो, क्या ये यूएन का पार्ट है? इतना भी पता है, वेरी गुड। तो सुनो भाई, एक लॉजिक आप समझना सारे, जो दुनिया है ना, ये बनी हुई है इंटरनेशनली, इसको हम बोलते हैं किस चीज पे? वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। आपको पॉलिटिकल थ्योरी भी है सिलेबस में, प्रीलिम्स में, ये आपको पता हो। वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले ना यार राजा होते थे, रियासतें होती थी, सिविलाइजेशंस होती थी। यूरोप ने जब रीऑर्गेनाइज किया अपने आप को पॉलिटिकली 1648 के आसपास, तो उन्होंने ये टर्म दी कि यार हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, पीस ऑफ ऑक्सबर्ग, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी बहुत ज़्यादा। राजा क्रिश्चियन हुआ तो सारी प्रजा क्रिश्चियन, राजा प्रोटेस्टेंट बना है, सारी प्रजा प्रोटेस्टेंट, राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया, प्रजा इस्लामिक, और सिविलाइजेशंस भी ऐसे चलती रहती थी। फिर उसके बाद में वॉर्स भी होती थी बहुत सारी ऐसी। जब पीस आया यूरोप में, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नेशन स्टेट का, कि यार एक देश होगा और वही विद इन दैट एरिया वो स्टेट फाइनल डिसीजन अथॉरिटी होगा। ये नहीं है कि कोई चर्च बताएगा कि यार ये देश कैसे चलेगा। देयर इज नॉट गोइंग टू बी सम अदर कंट्री विच इज गोइंग टू डिक्टेट सम अदर कंट्री। कंट्रीज में वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, अभी नई नई बनी है कंट्रीज, 400 साल ही हुए, 400-500 साल। कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, और कोई ऊपर बॉडी नहीं बैठी होगी जो कंट्रीज में इंटरफेयर करेगी। ठीक है जी, क्लियर। जो यूनाइटेड नेशंस भी है, वो भी ऐसा नहीं है कि यार आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है और फिर नेशनल गवर्नमेंट और फिर यूनाइटेड नेशन है। बड़ी बार बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होती है। यूनाइटेड नेशन कोई सुपरा गवर्नमेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन बस एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जहां पर कंट्रीज जाके बैठ जाती हैं। अगर यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया है कि यार सारी कंट्रीज जो हैं, लेट्स से वो ड्रग्स के अगेंस्ट लॉ लेके आए, तो अब लॉ कौन लेके आएगा? कंट्रीज। अगर कोई क्रिमिनल किसी कंट्री में बैठा है और वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, तो भी उसको पकड़ेगा कौन? वो कंट्री। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ग्लोबल कोई पुलिस एग्जिस्ट करती है जो किसी भी कंट्री में जा सकती है।
अगर जैसे हमने कोऑर्डिनेशन के लिए एक बॉडी बनाई हुई है इंटरपोल, पर अगर इंटरपोल भी किसी का नोटिस निकाल देगी कि यार ये पर्सन मोस्ट वांटेड है, तो फिर उसको पकड़ने कौन जाएगा? उस कंट्री की पुलिस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस चीज को कि यार एक नेशन स्टेट सॉवरेन है, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, और इस तरह से पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइज होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। सिंपल, क्लियर ना? समझ आया आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस ट्रीटी के थ्रू इस तरह से हमने पॉलिटिकली वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज किया। नाउ अब क्या होता है कि कुछ देशों में, या मैं आपसे ही पूछूं कि अफ्रीका में जैसे हुआ था कि एक पर्सन था कोनी, जो ना बच्चों को उठा उठा के ना, वो वॉरलॉर्ड है और बच्चों को उठा उठा के हथियार, चाइल्ड अब्डक्शन कर रहा है, उनको हथियार पकड़ा देता है, प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा है बच्चों को, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं किसी देश में। तो आप क्या बोलोगे कि यार वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, उनकी कंट्री में कोई मरता है तो मरे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर म्यांमार की सरकार अपने लोगों को मारे तो आप क्या बोलोगे? यार वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, कोई मरता है तो मरे। ऐसा नहीं है। आपकी एज अ ह्यूमन लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती ना, क्योंकि देश बना दिए कि दूसरे देश में कोई कल मरता है आज मरे। बट एट द सेम टाइम ऐसे तो फिर हम सब एक दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर करते रहेंगे। कोई इंडिया में आ जाएगा कि यार यूएस से उठ के आ जाएगा, यार मणिपुर को हम सॉल्व करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं। कोई पाकिस्तान घुस जाएगा, कोई कहीं घुस जाएगा। तो ये ट्रिकी चीज़ है इन जनरल, वेदर टू अलाउ इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंटरफेयर इन डोमेस्टिक मैटर्स और नॉट। इस पे आपको मेंस में और इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कैसे आते हैं? से म्यांमार से, बांग्लादेश से इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, लोग घुस रहे हैं इंडिया में, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी कंट्री, तुम्हारी प्रॉब्लम, मरो। जस्ट बिकॉज देश बना दिए तो आपके अंदर का ह्यूमन बीइंग तो अभी भी है ही है, तो फिर क्या उन सबको अपनी कंट्री में घुसा लें? आर यू सीइंग दिस प्रॉब्लम, दिस डायलेमा? अगर मैं उनको अलाउ नहीं करता तो बॉर्डर पे मर रहे हैं। यही तो इंदिरा गांधी का आर्ग्यूमेंट था जब उसने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की है, कि मैं क्या बॉर्डर्स पे लोगों को मरने दूं? फिर अगर आप अलाउ करते हो तो वो बोलती है कि फिर मेरे यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो इसी चीज को, वन ऑफ द इस तरह के इश्यूज को टैकल करने के लिए 1997 के आसपास ही रोम स्टैट्यूट के अंदर एक बॉडी बनाई गई, आईसीसी। एज मनिंदर हैज राइटली सेड, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। सरप्राइजिंगली यूएसए ने भी फुल फ्लेज मेंबरशिप नहीं ली हुई, इजराइल भी नहीं है। ये करती क्या है? वो लोग जो वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस तरह के क्राइम्स करते हैं कि किसी ने जी बहुत लोगों को मारा है, उनके खिलाफ केस चलता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस पर्सन को उस कंट्री की लोकल पुलिस या सरकार, द हेग में इसका भी सेंटर है, वहां का जो इनका डिटेंशन सेंटर है वहां पर शिफ्ट करेगी। तो अगर से मान लो बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, तो इजराइल की सरकार से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसको पकड़े और उसको यहां पे लेके आए, और फिर उसका केस होगा, ट्रायल चलेगा, और अगर उसकी कन्विक्शन होगी तो फिर वो वहां पे डिटेंशन सेंटर में भी हो सकती है या फिर इजराइल की ही जेल में भी हो सकती है। तो अगेन अगर उसकी कन्विक्शन होगी तो फिर वो जेल में ही जाएगा, बिकॉज अगेन फाइनल फिर सरकारी है, कोई हमने सुप्रीम कोर्ट नहीं बना दी हाईएस्ट लेवल पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि कोई इंटरनेशनल कोर्ट उस सेंस में नहीं है। बट बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कौन करेगा? इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कौन करेगा? रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? आई गेटिंग द पॉइंट? तो इस वजह से यू सी द इनहेरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद दिस थिंग। हाँ, ये हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आपके से पाकिस्तान को बोल दिया जाता है कि यार ओसामा बिन लादेन को हम चार्ज कर रहे हैं अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उसको यहां पे भेजो। उस केस में इसकी यूटिलिटी है आईसीसी की। आपको प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आईसीसी में। एक महीना नहीं निकलता जब इसके बारे में कोई ना कोई खबर ना आ रही हो, बहुत एक्टिव हुआ हुआ है। ठीक बात, क्विकली राइट डाउन द आईसीसी।
बस मैं ये चाहता था कि आप ग्लोबल कोर्ट वर्ड्स से मिसकंस्ट्रू ना कर लो कि ग्लोबल कोर्ट का मतलब है जी बस ये किसी को भी कहीं से भी उठा के केस चला सकते हैं। सरकार इंडिया में अभी भी फाइनल कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। फाइनल एग्जीक्यूटिव बॉडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनल लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और सेम इज ट्रू अबाउट ऑल द कंट्रीज। ठीक, सो इट्स अ ग्लोबल कोर्ट which seeks to hold to account those guilty of worst crimes such as genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression. Can you understand the nature of crimes? So for example, अगर मैं यूएस से मैं कोई पॉन्जी स्कीम चला के बहुत सारे लोगों का पैसा लेके भाग के इंडिया आ जाऊं, तो क्या आईसीसी के चार्जेस लगने के चांसेस हैं? नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर मैं लोगों को मार रहा हूं, वॉर लॉर्ड टाइप एक्टिविटीज हैं या सरकार ही वैसा कर रही है, तो ही वायलेंस ओरिएंटेड क्राइम्स की ज्यादा बात होती है। अगर मैं यूएसए के लोगों का बहुत सारों का पैसा लेके यहाँ पे भाग जाऊं तो फिर क्या होगा? फिर यूएसए की सरकार इंडिया की सरकार से बात करेगी कि यार इस बंदे को एक्स्ट्रा डाइट करो। आईसीसी विल नॉट गेट इन्वॉल्व, आईसीसी विल गेट इन्वॉल्व इन दीज केसेस ओनली। ठीक, राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईसीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टैच्यूट। ठीक है जी, नहीं वही तो बता रहा हूं कि इसकी भी जुरिस्डिक्शन भी दो चीजों में आपने समझनी है। ये ना इट केम इनटू बेसिकली 1998 में रोम स्टैट्यूट के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया, पर इसको जो इट केम इनटू फोर्स इन 2002। तो गाइस अगर किसी ने क्राइम किया है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बिफोर 2002, उसके ऊपर भी चार्जेस नहीं फ्रेम होते आईसीसी में। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव वो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कंट्रीज हैं या तो वो पर्सन उस कंट्री का हो जो रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी हैं, या फिर क्राइम वहां हुआ हो जो रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी हैं। तो अगर इंडिया की बात करें, ना इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, तो अगर इंडियन ही कोई इंडिया में ऐसा करेगा तो ये नहीं माना जाएगा। हाँ, और देन इफ इंडिया जाए इजराइल में तो फिर नहीं है, क्योंकि इजराइल भी नहीं है। बट इंडिया लेस से चला जाए डेनमार्क, और डेनमार्क आईसी इंडियन कोई डेनमार्क में जाके कहर मचा दे तो अब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी काउंट होगा। हाँ, वो जहां पे अगर बंदा जहां पे अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हम्म, ठीक है, राइट डाउन। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? बस आपको क्वेश्चन में मेरे को लगता है जो वो ऑप्शन दे सकता है, एक वो दे सकता है रेट्रोस्पेक्टिव की, कि सद्दाम हुसैन पे नहीं केस चल सकता उस तरह से, अगर वो 2002 के पुराने वाले केसेस नहीं चल सकते, बाद के चलें तो अलग बात है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? द हेग, HAGUE, नीदरलैंड्स। एंड द स्टैट्यूट एंटर इनटू फोर्स इन 2002। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो एक और चीज समझो, एक है यार इसकी प्रेसिडेंसी और एक है इसके जजेस।
जजेस क्या काम करेंगे? जो प्योरली लीगल काम है कि यार आओ भाई केस दिखाओ, केस सुन रहे हैं, 18 जजेस होते हैं इसमें। प्रेसिडेंसी वाले क्या काम करते हैं? जो एग्जीक्यूटिव काम है कि यार अब कोर्ट चलानी भी है, स्टाफ भी लेके आना है, यूनाइटेड नेशंस के साथ में भी कोऑर्डिनेशन करना है, कोई 10 डिस्कशंस करनी है, वो वाले सारे काम भी तो करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएल में ही कुछ हैं टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आपको, कुछ हैं जैसे आशिमा मैम या बाकी स्टाफ है जो बाकी एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से है। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज वन थिंग और अनदर कीप्स ऑन हैपनिंग। कभी प्रेसिडेंसी चेंज हो रही है, कभी कोई जज नया अपॉइंट हो रहा है, तो आपको पता हो कि है क्या ये, आएगा नहीं, बस क्लैरिटी के लिए राइट डाउन। जजेस, द कोर्ट हैज 18 जजेस। From different member countries, elected to non-renewable 9-year terms. ठीक है जी, क्लियर? 9 सालों के लिए जज चुना जाता है। एंड जुरिस्डिक्शन, ठीक है, फर्स्ट jurisdiction, if the country where the offense was committed is a party to the Rome Statute, if second the perpetrator, if the perpetrator where the crime has taken, sorry, I beg your pardon, if the perpetrator's country of origin, if the perpetrator's country of origin is a party to the Rome Statute, third, it has jurisdiction over crimes या offenses committed after crimes committed after the statute's entry into force. Which is 2002. Entry into force, that is 2002. इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो इसके मेंबर नहीं है वो लिख लो, क्योंकि मेंबर तो इसके बहुत सारी कंट्रीज है ना। चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, टर्की। यार फुल फ्लैश मेंबर तो यूएसए भी नहीं है, तो यूएसए भी लिख ही सकते हो। यूएसए ने रशिया एंड यूएसए, रशिया, यूएसए, ईरान, इजराइल, इनको सेकंड लाइन में लिख लेना। रशिया, यूएसए, ईरान, इजराइल। आप रेटिफिकेशन समझते हो क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? से हाँ हाँ जी, वेरी गुड। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन गो टू एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड साइन अ ट्रीटी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब अपने कंट्री में वापस आए
और अपने पार्लियामेंट से भी उसको अप्रूव कराएं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिफिकेशन। जब रेटिफिकेशन आप कर देते हो, कुछ कुछ ट्रीटीज में ऐसा लिखा होता है कि जब कंट्री रेटिफिकेशन कर देगी उसके बाद में उसकी फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप मानी जाएगी। तो ये वाली जो कंट्रीज है ना, रशिया, यूएसए, ईरान, इजराइल, इन्होंने रेटिफाई नहीं की हुई, पार्लियामेंट से अपने अप्रूव ही नहीं करवाई हुई। हाँ जी। ऑन व्हाट बेसिस? हाँ, पैलेस्टीन इन 2015। पैलेस्ट वो आपको स्कोप के बियॉन्ड है ना, 2015 में पैलेस्टीन ने साइन कर दिए थे ना, तो अब क्राइम इज बीइंग डन इन पैलेस्टीन। यूक्रेन। ठीक है, ठीक ठीक। गुरप्रीत, समझ आया? यूक्रेन। हाँ जी, कोई डाउट? नेक्स्ट। बस यार अब ऐसे तो ना कोई एंड नहीं है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 18 जजेस में से कितनी डिविजन्स बनी हुई हैं, क्या क्या बनी हुई हैं, वो जिसको आता है भाई, टेंशन ना लो। आगे चलो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सेंसिबल। आर यू इन दिस क्लास? फर्स्ट क्लास। व्हाट्स योर नेम? गुरलवलीन सिंह। आओ गुरलवलीन सिंह जी, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, एंड माय नेम इज चेतन। ठीक है, ओके, हेलो हेलो हेलो। मैराकेश ट्रीटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। MARRAKESH। मैराकेश अग्रीमेंट, बेटर वर्ड है अग्रीमेंट। हाँ जी, ये बताओ भाई क्या है? WTO क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं, होता क्या है? रिजुल बताएगा, रिजुल WTO। ठीक है यार, हैव यू एवर वंडर्ड कि अगर आप देखोगे तो हम सब ये फॉरेन के कपड़े, फॉरेन का कैमरा, फॉरेन के लैपटॉप, सब कुछ, हाउ आर यू एबल टू कंज्यूम फॉरेन गुड्स? एंड वॉज दैट ऑलवेज द केस? जैसे आई डोंट नो, मतलब ऑफ कोर्स आप सब सन 2000 के आसपास पैदा हुए हो, तो जैसे हम जो 1940 में पैदा हुए थे, ठीक है, सो आई टेल यू वन थिंग यार, 1992 से पहले इंडिया में कोका कोला नहीं मिलता था, पेप्सी नहीं मिलता था। क्या मिलता था? कैंपा, अपने लोकल ही कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, कैंपा कोला, वो हाँ वही मिलता था। सिमिलरली टीवीज का भी ना लाइसेंस होता था कि यार इतने से टीवी कोई इंपोर्ट कर सकता है तो वो आ जाए आ जाए। सिमिलरली गाड़ियों के नाम पे राजीव गांधी मारुति ले आए तो ठीक है, अदरवाइज एक लाइसेंस है कि इतनी सी गाड़ियां इंडिया में इंपोर्ट होंगी, आप अप्लाई कर दो, अगर आपका कोटा या वो हो गया तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? 1991-2 के बाद जब नरसिम्हा राव जी LPG रिफॉर्म्स लेके आए, फिर हुआ इंडिया की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ। तो फिर जापानीज कंपनीज लाइक पैनासोनिक, सोनी, ओनिडा, होंडा, टोयोटा, साउथ कोरियन कंपनीज लाइक हुंडई, ये सारी इंडिया में आनी शुरू हुई। अमेरिकन कंपनीज लाइक फोर्ड, जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक्स, ये सारी कंपनीज। एंड सिमिलरली इंडिया के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंडिया के भी जो इन्फोसिस और ये सारी कंपनीज जो है एग्जिस्ट, क्रिएट हुई, और फॉरेन में हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचना शुरू हुए। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन 1990s। फिलोसफिकली स्पीकिंग ही 90s में रशिया टूट गया था, USSR ब्रोक into 15 countries, and USA जो है it emerged as the final global power, howsoever temporarily that might have been, but this is how USA emerged। इस चीज को कि यार USA is world power, one power बस। अब now we are not living in the world of two blocks, Russia and USA, बट जस्ट वन कंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? ईरा ऑफ अमेरिकन हेजेमनी। इससे पहले वाले को हम क्या बोलते थे? बाइपोलैरिटी। एक पोल है आपका USA, दूसरा पोल है USSR। फर्स्ट वर्ल्ड,
सेकेंड वर्ल्ड, हम बोलते हैं ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया, अफ्रीका, इन कंट्रीज को, इसीलिए बिकॉज द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स लाइक दिस एंड देयर वाज अ वेरी क्लियर कट क्लीवेज इन द वर्ल्ड। यार एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एंड देन यू हैव दिस नॉन अलाइंड कंट्रीज, नैम कंट्रीज। इनकी सोच क्या थी, ये सोशलिज्म में मान रहे थे कि सरकार का पूरा कंट्रोल हो, रशिया वाले सरकार का पूरा कंट्रोल हो, सरकार ही डिसाइड करे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है, कितना प्रोडक्शन होनी चाहिए, क्या इंपोर्ट करना है, लाइसेंस, कोटा एंड एवरीथिंग। यूएसए की फिलॉसफी क्या थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। 1990s तक आते आते अगर यूएसए इमर्ज एज द फाइनल हेजेमोनिक पावर, तो फिर वर्ल्ड फिलॉसफी भी क्या हो जाएगी, जो यूएसए की फिलॉसफी है, विच वॉज फ्री मार्केट। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कि यार अगर सारी कंट्रीज अपने इंपोर्ट टैक्सेस हटा दें, फ्रॉम कोटा टू टैरिफ, फ्रॉम टैरिफ टू नो टैरिफ। मतलब क्या हुआ, पहले तो इंडिया ये बोल रहा है कि यार हम सिर्फ है ना 500 ही टोयोटा की गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, तो 500 गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब कोटा। वो बोलते हैं कि यार आप एक काम करो, ये ना करो, इसके जगह पर आप ये कर दो कि हर एक इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर लेट्स से 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेगा। सो फ्रॉम कोटा टू टैरिफ, लेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्स फ्लो इन, बट यू अप्लाई द इंपोर्ट ड्यूटी। एंड वंस you have done this and that gives you meaningful benefit कि यार अब आपके यहाँ पे इतने सारे पेट्रोल स्टेशन भी खुलेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्योंकि अब इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, सर्विस स्टेशंस भी खुलेंगे, गाड़ियाँ धोने की भी नौकरी मिलेगी, सीट बेल्ट बनाने तो लेदर की बेल्ट, सीट बेल्ट तो आप लेदर की सीट्स कवर्स तो आप यही बना सकते हो। तो आपने गाड़ी इंपोर्ट की जापान से, आपके यहाँ पर सीट कवर्स की इंडस्ट्री खड़ी हो गई, तो आपको बेनिफिट हुआ ना कोटा से टैरिफ में आने पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। फिर आप टैरिफ भी हटा देना, आपको भी डर लग रहा है कि यार ऐसे तो सिर्फ फॉरेन की कंपनीज ही आ जाएंगी सारी हमारे यहाँ पर, भाई इट इज गोइंग टू गिव यू गुड बेनिफिट। ठीक बात क्लियर। तो फ्रॉम कोटा टू टैरिफ, फ्रॉम टैरिफ टू नो टैरिफ। तो फिलॉसफी ये है कि अगर हम पूरी दुनिया से सरकारों को थोड़ा पीछे कर दें और दुनिया को एक कॉमन इकोनॉमिक मार्केट की तरह देखें, कुछ चीज़ अगर पोर्चुगल में बनी है तो वो इंडिया में इसी तरह से कंज्यूम हो सके जैसे वो पोर्चुगल में हो रही है। ऐसा ना हो कि अगर मैं उसको इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं या वो एंटर ही नहीं कर पा रही। तो पोर्चुगल वाले को भी फ़ायदा है। अभी वो जो प्रोडक्ट बना रहा था वो सिर्फ किसको बेच पा रहा था, पोर्चुगल वालों को, लेकिन अब उसके लिए पूरी वर्ल्ड इज द मार्केट। और इंडिया वाले को भी फ़ायदा है। लेट्स से फ्रांस की कोई कंपनी है, सेंट गोबेन शीशा बनाती है, पहले वो सिर्फ फ्रांस में शीशा बेच पा रही थी और आप भी पहले मेरठ वाला शीशा ले पा रहे थे, लेकिन अब आप ऐश्वर्या राय की एड वाला सेंट गोबेन का शीशा खरीद सकते हो। आपके लिए भी ऑप्शंस आते नहीं, मेरा शीशा सेंट गोबेन ऐसा। तो द पॉइंट इज दिस कि आपको भी बेनिफिट है और उसको भी बेनिफिट है और ऐश्वर्या राय को भी बेनिफिट है, एड मिल रही है उसको। ठीक है, तो एवरीवन इज हैप्पी। एटलीस्ट सुपरफिशियली आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि क्या फिलॉसफी है। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि आपको पता लगेगा कि यार समोसों की दुकानें बंद हो रही हैं और मैकडोनल्ड्स ही खुल रहे हैं, कि इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर हैविंग मैकडोनल्डाइजेशन। आप एक काम करो ना, जैसे अगर इसको ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं, कि आप एक काम करो, यू गो टू सिडनी, यू गो टू मुंबई, यू गो टू द हेग, यू गो टू न्यूयॉर्क, यू गो टू लंदन, आप पूरे जितने भी दुनिया के मेन सेंटर्स हैं आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको कौन से वो मिलेंगे स्टोर्स, अमेरिकन, यूरोपियन, वही क्लोथिंग स्टोर हैं, वही फूड आउटलेट्स हैं, वही लाइफस्टाइल है, वही वैल्यू सिस्टम है, सोच भी एक जैसी है। एन अमेरिकन, somebody from New York is more likely to connect with somebody from Mumbai then a Mumbaiker will connect with somebody from a village in Maharashtra. Are you getting the point? Because वो सोच भी वही होगी ना। तो ये बोलते हैं कि यार जो इसके क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपने क्या कर दिया है, वेस्टर्नाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो होती
अगर आई कुड एक्चुअली गो टू मुंबई एंड सी कि यार ये देख कितने सारे लोग अरबिक कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कितने सारे लोग लैटिन अमेरिकन कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कितने सारे लोग यूरोपियन, ईस्टर्न एशियन एंड सो ऑन. बट इवन इफ यू लुक एट दिस क्लास, including me, including most of you, are we not wearing clothes which are essentially Western in nature? I'm not commenting on the like कितने अच्छे हैं बुरे हैं, but like सिर्फ Western nature. इस चीज को वो बोलते हैं कि ये इसका criticism है. Are you getting the point? Anyways, coming back to this thing. अब ये हुआ क्यों है? क्योंकि हम सब ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसके बेनिफिट्स भी इंडिया को बहुत मिले. ये जो बनी है ये किससे बनी है? उसको हम बोलते हैं मैराकेश अग्रीमेंट. तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी डिसाइड करनी थी कि अब कैसे चले, तो बड़े सारे एग्रीमेंट्स हुए. उन एग्रीमेंट्स में डिस्कशंस होती थी कि यार क्या रूल्स बनाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को लगेगा कि यार अच्छा तो किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी आ जाए, फ्री मार्केट इकोनॉमी है. बोलेंगे हाँ. बोलेगा यार ना, मेरे पंजाब के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर देंगे. होता है ना ऐसा, अभी भी होता है. तो चल यार आ जाओ भाई, एक एक्सेप्शन लगा दो इंडिया के लिए, इंडिया को एमएसपी देना अलाउड रहेगा. फिर ऐसे ही कोई पपुआ न्यू गिनी का बंदा आ जाएगा, कोई कीनिया का आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा. हर एक चीज पर डिस्कशन होगी. तो इस तरह से डिस्कशंस होती थी, जो उसको हम बोलते थे राउंड. लेट्स से हम कपड़ों की इंडस्ट्री की डिस्कशन कर रहे हैं कि यार एक कंट्री का कपड़ा दूसरे कंट्री के में जाके बिक सके, वो एक राउंड ऑफ डिस्कशन होगी. फिर लगा यार आओ हम फिशरीज में भी यही करते हैं, आओ हम एक काम करते हैं एग्रीकल्चर में भी ये एग्रीमेंट करते हैं. ऐसे आप नए नए एग्रीमेंट्स करोगे. तो कुछ टर्म्स के अराउंड जो डिस्कशन होती हैं, पहले बता देते हैं कि इन टर्म्स पे डिस्कशन करनी है, उसको हम बोलते हैं राउंड. तो 1980 आई थिंक 6 से लेकर 94 तक का जो राउंड ऑफ डिस्कशंस हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? उरुग्वे राउंड. हर दूसरे साल WTO पे क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन ऐसा आएगा, उरुग्वे राउंड इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मैराकेश एग्रीमेंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, या लेटेस्ट मीटिंग आई होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. वहां पे लिख देते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ब्रिक्स, ऐसे 4 चीजें लिख देंगे. आपको पता होना चाहिए क्या है WTO. इतना बड़ा प्रवचन देने का फायदा तभी अगर आप भूलो ना, कहीं कहानी सारी याद रहेगी, ये राउंड फिर भूल गए. ठीक है, तो लिखो भाई जल्दी. हाँ जी. ना ये काउंटर इंट्यूटिव लगेगा आपको. एक सेकेंड गुरप्रीत, समझ आया क्वेश्चन क्या है? तो फिर क्यों रिमूव किए? हमेशा ना इकोनॉमिक्स में आप ये चेक करते हो कि यार मुझे एक टर्म होती है मार्जिनल, इकोनॉमिक्स में बड़ी यूज होती है. यार मुझे एक्स्ट्रा फायदा कहां पे हो रहा है? टैक्स को लेके ही आपने शायद इकोनॉमी में एक चीज पढ़ोगे या पढ़ी होगी, लेफर कर्व. सुना है कुछ ऐसा? मान लो ये 0 है और ये 100 है. अगर सरकार किसी चीज पे 0% टैक्स लगाती है, तो सरकार को कितना टैक्स इकट्ठा होगा? 0. व्हाट्स योर नेम? बलदीप. 0. अगर सरकार 2% लगाती है तो वह टैक्स कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. अगर सरकार 6% लगाती है तो, 10% लगाती है तो, और 12% और 18% और ऐसे ऐसे करते हैं. सरकार ने टैक्स कर दिया 50%, 60%. लेट्स से मैं आपको पढ़ाता हूं और सरकार ने बोला कि जितनी आप फीस लोगे उसका 50% आपने हमें दे देना है. अब क्या होएगा? मैं बोलूंगा अरे काम कर, तू मेरे को फीस ना दे, साग ले आ घर से. क्योंकि यार साग तो सरकार आधा नहीं लेके जाएगी, और जो तूने मुझे पैसे देने थे उससे मैंने अपने घर पे साग ही लेके जाना था.
ठीक है, यहां से शुरू हो जाएगी टैक्स चोरी। ठीक बात। और साग ही मंगवाऊंगा यार। हैं? ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट के लिए, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, सरकार ने 100% टैक्स कर दिया, तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि अब तो सारे पैसे सरकार के हैं ना, मैं काम ही नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों से फीस ली, जो आपने मुझे पैसे दिए वो सरकार को देने हैं मैंने। ये रहा सुहाना गुरुद्वारा, ये रहा मनसा देवी, कहीं भी जाके बैठ जाऊंगा। फिर काम क्यों करना है अगर सारे पैसे सरकार ने ले जाने हैं तो इस इन्वर्टेड यू शेप को हम बोलते हैं लेफ्ट कर्व। तो आप पहले तो ये मत मानो कि जितना सरकार टैक्स बढ़ाती जाएगी उतना सरकार को बेनिफिट होगा। ठीक है, रफली हम ये बोलते हैं 18% के आसपास, ये कोई अब हार्ड एंड फास्ट फिगर नहीं है, रफली 18% के आसपास सरकार अगर टैक्स रखती है तो ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम जो सरकार को कलेक्शन होती है इस फिगर के अराउंड होती है। ठीक बात, टैक्स का। अगर सरकार टैक्स कम कर देगी तो क्या होगा? से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी में सरकार ने टैक्स कम कर दिया, मुझे लगा मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूं, ज्यादा एक्टिविटी होगी। जब ज्यादा एक्टिविटी होगी तो सरकार 8% ही इतने सारे लोगों से कलेक्ट कर लेगी कि उसका ओवरऑल कलेक्शन बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एज ए सेड कि यार अगर सरकार ने ये बोल दिया कि यार आप फॉरेन से आके यहां पर अपने प्रोडक्ट बेच दो, तो अब आपके सेंटर्स भी खुल रहे हैं, सर्विस सेंटर्स भी खुल रहे हैं, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, जुगाड़ू प्रोडक्ट भी बनने शुरू हो गए, रिवर्स इंजीनियरिंग भी होनी शुरू हो गई, कितनी सारी चीजें होने लग जाएंगी। वो सब तो टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां से कलेक्शन बढ़ जाती है। ठीक बात, किसी को कोई डाउट? नाउ माराकेश एग्रीमेंट खबरों में क्यों था? क्योंकि 30 ईयर्स हो गए हैं माराकेश एग्रीमेंट को, तो WTO मना रहा है अपनी 30th एनिवर्सरी 2024 में, पिछले साल इन्होंने एक, अगर आपको आ जाए ना 30 आफ्टर 30 इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, वो भी WTO है। हाँ, तो लिखो भाई, जल्दी से लिख लो, आपको याद रहेगा। माराकेश कहां पर है? माराकेश उधर, उधर यार, वन मोर, वेरी गुड, मोरक्को, वेरी गुड। यार इस क्लास में ना आपने दबा के तुक्के लगाने, ताकि आप पेपर में तुक्के ना लगाओ। इसने आपने हेजिटेट नहीं करना कि गलत हो जाएगा, जो मन में आया बोल दिया करो। मैं भी तो जो मन में आ रहा है वही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, माराकेश एग्रीमेंट क्या है? माराकेश इज इन मोरक्को। माराकेश एग्रीमेंट इज नोन एज द WTO agreement. वैसे तो हम आपको, जैसे मैंने आईआर में WTO करवाया था, शायद आपको भी शाम वाली क्लास में आईआर में WTO करवाया जाएगा, या फिर इकोनॉमी में हम आपको करवाएंगे WTO। तो स्टैटिक का पार्ट है, पर फिर भी हम बात करें तो साइड पे आप एक दो लाइन लिख लो। WTO डील्स विद इंटरनेशनल ट्रेड, it is run by 164 member countries. member countries. Its headquarters is in Geneva. Geneva कहाँ है? स्विट्जरलैंड, वेरी नाइस, स्विट्जरलैंड। इंडिया इज द मेंबर सिंस डे वन, पहले दिन से, 1 जनवरी 1995 से, 1 जन 1995 से इंडिया इज अ मेंबर। 95, हाँ जी।
एक और चीज जो रेगुलरली न्यूज में रहती है और पंजाब वाले पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो क्या है? हाँ, नहीं नहीं, वो तो अलग से करवाऊंगा। पीस क्लॉज, डब्ल्यूटीओ के से ही रिलेटेड है, पीस क्लॉज। संगीत ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਚ, ਉਹ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, बस हो गए 30 साल। हाँ, एनिवर्सरी का मतलब ये ना 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 ऐसे नहीं यार, ऐसे है ना यार। देखो भाई देखो, पीस क्लॉज, ठीक है, सुनो यार, हम दोबारा उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं जो मैंने आपको दिया। ये है चाइना एक कंट्री, या पोर्चुगल, कोई भी लगा लो। ये है इंडिया। अब चाइना को ये लगता है कि अच्छा, अब मैं अपने कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बेच सकता हूं। बिल्कुल ठीक है, चाइना अपना एक प्रोडक्ट बेचता है इंडिया में जो 100 रुपए का बिक रहा है, और इंडिया में भी वही प्रोडक्ट बनता है 106 रुपए का। इफ एवरी फैक्टर इज इग्नोर्ड, तो एक एवरेज कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट लेगा? 100 रुपए वाला। अब कंज्यूमर को भी फायदा है कि उसको 6 रुपए सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, चाइना को भी फायदा है, उसको बड़ी मार्केट मिल रही है। यही तो प्लान था, डब्ल्यूटीओ बीइंग सक्सेसफुल। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको पता लगता है कि यार ये पता क्या हुआ, चाइना की सरकार ने अपने एक्सपोर्टर को 10% या 20% सब्सिडी दे रखी थी। प्रोडक्ट तो था ये 120 रुपए का मान लो, लेकिन चाइना की सरकार ने बोला अगर तू इसको एक्सपोर्ट करेगा ना तो तू हमसे 20 रुपए ले ले। तो अगर चाइना की सरकार इंटरफेयर ना कर रही होती तो ये प्रोडक्ट कितने का होता? 120 का। फिर कितने में मिलता है प्रोडक्ट? कौन फिर एक एवरेज कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट लेता? ये वाला। बट नाउ ही इज बाइंग दिस वन, सिंपल। अब चाइना की सरकार ऐसा करेगी क्यों? चाइना की सरकार को लगता है यार अगर ये स्टील के प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में, पीछे इतने सारे लेबर वालों को जॉब मिलेगी, मशीनें बिकेंगी, वो लेबर वाले लोग अपने घर पे जाके, या फिर पेंट बिकेगा हमारा, सीमेंट बिकेगा, वहां से कमा लेंगे। अगर ये 15 रुपए का यहाँ पे नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इतनी सारी फिर इंडस्ट्री भी तो खड़ी हो रही है उसके लिए, वहां से कमा लेंगे। ठीक बात। लेकिन यार कैन यू नॉट सी कि यार इससे तो फिर डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स थोड़े से लूप होल्स के साथ आ रहे हैं। इस चीज को फिक्स करने के लिए बहुत सारे अलग 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 लॉज हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। इवन जो मैंने आपको उरुग्वे राउंड भी बताया है, उसके बाद जो मैराकेश एग्रीमेंट हुआ है, 23,000 पेजेस का एग्रीमेंट है, ठीक है, जो हमें जानना नहीं है। लेकिन अब इसी चीज को आप उल्टा कर दो, ये है इंडिया, ये है यूएसए। यूएसए का प्रोडक्ट आ रहा है इंडिया में, लेकिन या तो हमने वो प्रोडक्ट इंडिया में महंगा लग रहा है लोगों को, क्यों? क्योंकि इंडिया की सरकार ने एमएसपी दी हुई है, प्रोक्योर किया हुआ है प्रोडक्ट, फार्मर्स को ये इलेक्ट्रिसिटी माफ की हुई है, फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स दिए हुए हैं फ्री में, फार्मर्स से कोई टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है, एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स कनाडा वाले क्या बोलेंगे कि यार इंडिया की सरकार अपने फार्मर्स को ये देना बंद करे, डब्ल्यूटीओ के सिग्नेटरी हो आप। यूएसए वाले भी यही बोलेंगे, और आप सिग्नेटरी हो भी, कि जब तुम्हारी टेक महिंद्रा ने, इन्फोसिस ने एक्सपोर्ट करना होता है तब तो तुम्हें बड़ा सही लगता है डब्ल्यूटीओ। आज जब हमने एक्सपोर्ट करना है और तुम्हारे 4 किसान आ गए धरना देने, तो तुम बोलो नहीं यार नहीं, वो ऐसा बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम डू यू थिंक कि इंडिया इज रेडी कि यार यहाँ पर डेनमार्क के डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएं और यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाएं? अपना फार्मर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नाउ, अर्लियर मनमोहन सिंह जी, ये जाते हैं डब्ल्यूटीओ में, नेगोशिएट करके आते हैं कि यार हमें भाई, हम जो जितनी हमें अलाउड है सब्सिडी देनी, हम उसको ब्रीच करेंगे, क्योंकि वल्नरेबल सेक्टर है हमारा। तो फिर वो एक तरह की इंडिया को मिल जाती है कि चल यार थोड़े साल और दे दे, थोड़े साल और दे दे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पीस क्लॉज।
दिस एग्जेम्पशन टू कंटिन्यू द ब्रीच ऑफ अलाउड सब्सिडी इज द पीस क्लॉज। किसी को कोई डाउट नहीं है? लिखो, WTO members at the Bali ministerial meeting। बाली कहाँ है? ये पता है सबको। बाली मिनिस्टीरियल मीटिंग, मिनिस्टीरियल मीटिंग गया आप में से कोई बाली? तो यू विल टेस्टिफाई इट इज नथिंग हाउ इट लुक्स इन योर एक्स इंस्टाग्राम। ठीक है ना? इतना सही नहीं है ना यार? हाँ ठीक है। क्या अलग कल्चर के लिए तो मैं गया था, वहां पे सारा इंडियन कल्चर मजा ही नहीं आया। तो WTO मेंबर्स एट द बाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2013, 2013 में put in place a mechanism called peace clause। WTO members at the Bali ministerial meeting in 2013 put in place a mechanism called peace clause। याद रहेगा। Its aim is to tackle the differences between nations on food subsidy। ठीक है निकिता, आई हैव रिपीटेड। देखो भैया आगे, अकॉर्डिंग टू पीस क्लॉज डेवलपिंग countries cannot be dragged to arbitration। cannot be dragged to arbitration even if they breach the prescribed limit of 10%, prescribed limit of 10% on support to farmers। ठीक है जी, क्लियर। अगर आपको WTO में कभी कोई डाउट होगा ना ऐसे, तो हम एक स्पेशल सेशन रख लेंगे, मैं आपको पूरा WTO करवा दूंगा, वैसे कोई इशू आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है काफी। चले आगे। एक और चीज, गुरप्रीत आप वो UAE की कंट्रीज याद करके आए, बताओ। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान। हाँ हाँ, अच्छा, दैट एंड हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अगर कभी आ जाए तो आपको एमिरेट्स, बस आप रिकॉल करने लायक होने चाहिए। ठीक। WTO से रिलेटेड एक लास्ट चीज सुन लो आप, ये अगेन कोई करंट वाली चीज नहीं है पर आप पता होनी चाहिए, विच इज MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है? एक मिस नॉमर है। अगर कोई कंट्री ए किसी कंट्री बी को बोलती है कि यू आर माई मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसका मतलब क्या है? दैट यू आर टू मी हाउ एवरीवन एल्स इज, देयर इज नो स्पेशल रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट यू, इट डज नॉट मीन दैट देयर इज स्पेशल प्रोविजंस फॉर यू। अगर मैं जसकरण को बोल रहा हूं कि यू आर माई मोस्ट फेवर्ड स्टूडेंट, इसका मतलब जैसे मुझे सारे हैं वैसे मुझे तुम हो, तुम्हारे खिलाफ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेशल।
इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे मुझे खास प्यार है, ठीक बात। तो कंट्रीज जो हैं WTO के अंदर, ऑल द कंट्रीज आर सपोज टू गिव ऑल अदर कंट्रीज द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये टर्म आप याद रखना, लाइन एज इट इज आएगी पेपर में। एज पर WTO ऑल कंट्रीज आर सपोज टू गिव ईच अदर द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, तभी तो मैक्सिमम ट्रेड होगा पूरी दुनिया में। बट कुछ एक्सेप्शन लिखी गई हैं अंदर ही एग्रीमेंट के, जैसे इंडिया पाकिस्तान इशू चल रहा है तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि यार आपको देना ही देना है, ठीक बात, क्लियर। चलो नेक्स्ट खबर, दिस चाबहार पोर्ट कहां पर है ये? क्यों था ये खबरों में? एक ना अमेरिका की पॉलिसी है, लॉ है, जिसको हम बोलते हैं कार्टसा। क्या फुल फॉर्म है इसकी? हाँ जी विशाल बोलो लाउडर। वेरी गुड। अमेरिका बोलता है कि यार हमारे हैं 3 दुश्मन, एक रशिया, एक ईरान और एक नॉर्थ कोरिया। चाइना नहीं, चाइना से तो $800 बिलियन का ट्रेड करता है खुद। वो बोलता है कि यार ये 3 जो कंट्रीज हैं इनके से अगर आप ट्रेड करोगे, तुम अगर उससे बात कर रहे हो तो फिर मुझे ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो अगर तुम इन 3 कंट्रीज के साथ में ट्रेड करोगे तो फिर यार फिर उन्हीं से ट्रेड कर लो। फिर हम तुम्हें डॉलर नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सैंक्शंस। कंट्री A1 हो गई USA। एक तो USA डायरेक्टली इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगा सकती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सैंक्शन, कि यार आपने इंडिया के ऊपर ही सैंक्शन लगा दी। एक इंडिया ने, एक USA ने एक थर्ड कंट्री पे सैंक्शन लगाई है कि अगर तू इससे ट्रेड करेगा तो उस ट्रेड पे सैंक्शन है, सेकेंडरी सैंक्शन, सिंपल। तो वो बोलता है नॉर्थ कोरिया, दूसरा रशिया एंड ईरान। लेकिन आपने मुझे कल ही बताया कि इंडिया ने तो पिछले 3 साल में हद मचाई हुई है। $65 बिलियन का ऑयल खरीदा इंडिया ने रशिया से, और $2 बिलियन का क्या बोलते हैं उसको, S-400 हम एक मिसाइल सिस्टम भी लेके आ रहे हैं, विच इज सपोज टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक बात। तो हम डिफेंस ट्रेड भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लग रही। हाँ, वेवर, इसको बोल रहे हैं, वेवर मिली हुई है। सिमिलरली ईरान के साथ में भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट हुई है बहुत टाइम से, विच इज चाबहार पोर्ट। अगर आप ऐसे जाओगे तो अजमल कसाब वगैरह इंडिया आए थे तो कहां से आए थे? वाया मुंबई पोर्ट, जब मुंबई अटैक हुआ। उसके बाद से ही इंडिया ने काफी ज्यादा एग्रेसिवली अरेबियन सी में भी काम करना शुरू किया, बे ऑफ बंगाल में भी काफी एग्रेसिव बनाई है इंडिया ने अपनी मरीन पॉलिसी। उसी के अंदर एक और चीज जो है वो है डेवलपिंग अ पोर्ट इन ईरान। ये वाला जो सारा एरिया है इधर का, ओमान से लेके इधर का, इसको हम बोलते हैं मकरान कोस्ट। ज्योग्राफी में शायद आपने पढ़ा हो, MAKRAN, ठीक है। ओमान से लेके इधर वाला जो एरिया है। अब इसका पर्पस क्या है इस पोर्ट का? यहां से इंडिया की शिप्स जाएं चाबहार में। ये वाला जो एरिया है ये, दिस इज पाकिस्तान, ग्वादार इज इन पाकिस्तान। ये वाला जो एरिया है ये बलूचिस्तान, काफी ट्रबल्ड एरिया है पाकिस्तान का, बहुत ज्यादा ट्रबल्ड एरिया है। जब से पाकिस्तान बना है ये एरिया ना 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और यहाँ के प्रोविंसेस को भी ऑप्शन थी, आप चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ, आप चाहे इंडिया में मिल जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाओ। 3 प्रोविंसेस जो थी उन्होंने बोला हम पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। एक प्रोविंस जो थी उसने बोला हमने इंडिपेंडेंट रहना है। जिस प्रोविंस ने बोला इंडिपेंडेंट रहना है तो लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और वो जो कलात प्रोविंस थी शायद, वो तीनों बैठे। तो
माउंट बेटन ने बोला कि यार तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम एक इंडिपेंडेंट देश की तरह एग्जिस्ट कर सको, तो एक काम करते हैं, तुम हो पाकिस्तान में ही, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देते हैं। लेकिन उसी दिन से पाकिस्तान की तरफ से उस ऑटोनमस एरिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस किया गया। ये जो यहाँ के लोग हैं, बलूच लोग, पाकिस्तान वाली साइड पे, ये सबसे बड़ी प्रोविंस है पाकिस्तान के, हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा है और सबसे गरीब है। यहाँ पर जो कंट्रोल है, इकोनॉमी का कंट्रोल, मेन कंट्रोल, वो है पठान्स का और पंजाबीज का। ठीक है, जो बलोच लोग हैं वो बहुत साइड लाइंड फील करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस भी है, उसके अगेंस्ट भी है। पाकिस्तान इंडिया को एक्यूज करता है कि इंडिया बलूचिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाता है, कि ये इंडिया के ही सारे खड़े किए हुए टेररिस्ट हैं। दिस इज देयर वर्जन। नॉनदलेस, अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, यार इंडिया को तो इस तरफ चाइना है, इधर पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस तरफ वाले जो बॉर्डर्स हैं उनके वेस्टर्न बॉर्डर, वहां पे बहुत सिक्योर फील करता था, और इसलिए जब भी उसको लगता था कभी इन्फिल्ट्रेट कर देता था इंडिया में, कभी सीज फायर वायलेशन कर दी एलओसी के अराउंड। तो एक कार्ड जो इंडिया ने क्रिएट किया वो ये है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छाबार पोर्ट है, और उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर, ये मैं जब कभी अफगानिस्तान रिलेटेड खबर आएगी तो मैं आपको करवाऊंगा, यहां से ही रास्ता बना रहे हैं जो जाएगा अफगानिस्तान। सो इवन इफ इंडिया नीड्स टू टुमारो गो टू अफगानिस्तान, चाहे आपने वहां से ड्राई फ्रूट्स मंगवाने हैं, चाहे यहां से सामान भेजना है, यू कैन यूज दिस रूट फ्रॉम इंडिया टू ईरान, फ्रॉम ईरान गोइंग अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, इधर से अफगानिस्तान। ये खबरों में रहता है क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एतराज़ जताता है, ऑब्जेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ सो मैनी कॉन्सुलेट्स जो इंडिया यहाँ पे ऑफिसेज बना रहा है। यार हाउ कम इंडिया को पाकिस्तान वाली बॉर्डर वाली साइड पे ऑफिसेज बनाने इस तरफ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हो स्ट्रेटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस? तो यहां से आगे जारंज, ये नाम भी आप कहीं पर साथ में डूडल कर लो कभी आए तो, दिलाराम हाईवे ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें जो कंटिन्यूसली न्यूज में रहती हैं। और छाबार पोर्ट की भी आपको सिग्निफिकेंस पता लग रही है। अब यार यहां से ही बेसिकली ये 70 माइल्स दूर है, 70 माइल कुछ भी नहीं होते। ये जो ग्वादार पोर्ट है, यहां पे चाइना का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। ये सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सी पैक का फाइनल डेस्टिनेशन है। यूपीएससी ने कुछ साल पहले पूछा था क्वेटा कहां पर है, वन ऑफ द लोकेशंस वाज दिस, तो कहां पर है क्वेटा? पाकिस्तान में। ठीक है, क्लियर। स्वात वैली पूछा था, स्वात वैली कहां पर है, तो वो इधर हो गए। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, छाबार पोर्ट के आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसको बोलते हैं बंदर अब्बास। बंदरगाह बोलते हैं ना पोर्ट्स को उधर की भाषा में, तो बंदर अब्बास। अब ये खबरों में क्यों था और मैंने आपको काटसा क्यों बताया? क्योंकि इंडिया को लास्ट ईयर यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन की रिन्यूअल मिली है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एज ऑफ नाउ विद ऑल इट्स प्रॉब्लम्स जो इंडिया में है, इज डूइंग दिस बैलेंसिंग एक्ट रियली वेल। हमारे यूएसए के साथ रिलेशन कैसे हैं? अनप्रेसिडेंटेडली गुड, कभी थे ही नहीं ऐसे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से रिलेशन बढ़िया होने शुरू हुए, मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे किए, मोदी जी उसको और 4 स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे रशिया के केस में भी आप देखो या ईरान के केस में भी देखो, तो एक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, पहले हम बहुत ज़्यादा तेल, मेजॉरिटी ऑयल कहाँ से लेते थे? ईरान से। अब हम ईरान से कितना ऑयल लेते हैं? 0। ठीक बात, क्लियर? क्यों खबरों में था ये भी पता लग गया आपको, लिख लो आप। रीसेंट रिन्यूअल ऑफ शाहिद बेहस्ती, वेरी गुड, बेहस्ती
टर्मिनल, टर्मिनल एट छाबहार पोर्ट। मैंने आपको एक चीज रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना मैप वर्क साथ साथ में लेके आओ, आईआर की क्लासेस के साथ आपका मैप वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा। कर रहे हो आप कुछ ऐसा? नहीं, अब से शुरू कर दो, अभी भी हमारे पास टाइम है। इससे क्या होगा ना यार, ऑटोमेटिकली जब आप मैप वर्क करोगे, कभी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कांडला पोर्ट कहाँ पर है, कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है या नवा शेवा पोर्ट कहाँ पर है, इवन तो आपने कभी पोर्ट्स ऑफ इंडिया याद भी नहीं किए, क्योंकि आपने कभी छाबहार पोर्ट पढ़ा हुआ था और आपको पता है कि यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे कांडला था, यहाँ पे कहीं पे नावा शिवा था। तो इस तरह की लर्निंग आपके बहुत काम आती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, मई, मई महीने पे आ जाओ। मई 2024 में नेटो, आपका क्या नाम है सर? अनीत, पहली क्लास है आपकी भी? अच्छा अच्छा, हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, एक एक महीना पीछे जाए जा रहे हैं आईआर के। तो अब हम पहुंच गए मई 2024, शुरू किया था हमने जैन 2025। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? वेरी नाइस। नेटो, एनएटीओ, ये क्या भाई? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों खबरों में थी? 1% एट अ टाइम, हाँ। रशिया यूक्रेन में क्या हो गया? नहीं मतलब, नहीं, ये क्या न्यूज में थी? वेरी गुड, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। 31 और 32 आई थिंक। कितने मेंबर्स हैं इसके अब? 32। कौन कौन सी दो कंट्रीज ऐड हुई? फिनलैंड एंड स्वीडन, ये दो कंट्रीज। फिनलैंड की कैपिटल कौन सी है? हेलसिंकी। स्वीडन की? हाँ, बोल बोल। चलो, इधर देखो भाई, बेसिकली अगेन 1970s में ना, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे थी, आपको कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत 10-15%। रिजुल आ रहा है समझ? रिजुल को सारा समझ आता है। देखो भाई, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे थी, उस समय ये सारा जो आप एरिया देख रहे हो ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये सारा क्रोएशिया, बुल्गारिया, ये सब, ये किसका पार्ट थे? रशिया का, ये सारा। ठीक, तो ये डिसाइड हुआ था, हेल्सिंकी अकॉर्डिंग नाम था उसका, कि जो नेटो की फोर्सेज हैं, जो अमेरिकन फोर्सेज हैं, वो इस तरफ नहीं आएंगी, ये स्लोवेनिया वगैरह सब इसी का पार्ट, वो इस तरफ नहीं आएंगे। और जो रशिया है, यूएसएसआर है, वो इस पूरे एरिया में ह्यूमन राइट रिजीम बेटर करेगा, डेमोक्रेटिकली चलाएगा एरिया को। 70s में ये हुआ, क्योंकि आपस में यूएस से और रशिया बोलते हैं कि यार हम अपने रिलेशन थोड़े काम डाउन करते हैं, थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं। तो अब तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अमेरिकन फोर्सेज आपके इधर नहीं आ रही हैं, ब्रिटिश फोर्सेज नहीं आ रही हैं, रशिया को अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है, हमें तो यार डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से मतलब है, हमारा कोई एक्सपेंशनरी प्लान नहीं है। रशिया बोल रहा है ठीक है। अब उसके बाद में जब रशिया टूट गया, तो रशिया एक बात बोलता है, रशिया बोलता है यार एक सेकेंड, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आपको पता है ना नेटो कैसे बनी थी, क्यों बनी थी? अमृत, क्यों बनी थी? नहीं, नेटो क्यों बने थे? जसकरण, बर्लिन,
बंदा रखा नाल दसन लिया है। सुनो चलो एक सेकंड लगेगा, सुनो ये देखो यार, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आई जस्ट नीड योर अटेंशन फॉर 2 मिनट्स और फॉर वंस एंड ऑल आपको क्लियर हो जाएगा। ये एरिया कौन सा है? इन्होंने क्या दिया आपको? हिटलर। जर्मनी से वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुई, पोलैंड अटैक किया उसने, ऐसे अटैक करना शुरू किया। फ्रांस पूरा का पूरा हिटलर ने 6 दिन में कैप्चर कर लिया। गोरिंग गया था उसकी तरफ से। अभी भी जो फ्रांस के जोक्स बनते हैं ना, कई बार इंटरनेशनली वो इसलिए बनाते हैं। एनीवेज, अब जब इन्होंने अटैक किया, वापस रिटेलिएशन हुई, तो जर्मनी ने क्या किया था? जर्मनी ने रशिया पे भी अटैक कर दिया था और इधर भी अटैक कर दिया था। दोनों फ्रंट्स की वॉर्स कर दी थी। और आप रशिया पे जब अटैक करते हो तो क्या होता है? रशियंस पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। इतने में सर्दियां आ जाती हैं, 20-20 फुट बर्फ पड़ जाती है, आपके फोर्सेस खड़ी हैं वहां पे, ठंड में मर गए। स्ट्रेटेजिकली सिंपल, ठीक बात, क्लियर। लेकिन फिर भी मतलब ये मैंने बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं। एनीवेज, तो फिर रशिया वालों ने भी रिटेलिएशन किया, इन्होंने भी रिटेलिएशन किया। इवेंचुअली जी हिटलर हार गया। अब जब हिटलर हार गया तो जर्मनी का क्या करना है? इस जर्मनी का क्या करना है? इसके फ्यूचर को लेकर थी भाई एक सिनिस्टर प्लान बोल दो या फिर एक हिडन एजेंडा बोल दो। यूएसए का एजेंडा क्या था कि यार जो पीछे जर्मनी रह गया ना, इसको बड़ा स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रांग जर्मनी होगा तो इस तरफ क्या है जर्मनी के? रशिया। रशिया अपनी हद में रहेगा, इस तरफ नहीं आएगा। तब यूएसएसआर बोलते थे इसको। रशिया को क्या था कि जर्मनी कैसा होना चाहिए? वीक हो यार, हमारे पड़ोस में तुम इतनी बड़ी एक ऐसी पावर छोड़ के चले जाओ जो स्ट्रांग भी है और उसकी हिस्ट्री भी उसको ये पढ़ाएगी कि हमारी रशिया से वॉर हुई थी। वो तो एक एनिमी छोड़ के जा रहे हो आप हमारी बैकयार्ड में। तो जर्मनी के फ्यूचर को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी। ऑल दो रशिया और यूएसए दोनों एक ही तरफ से लड़े हैं वर्ल्ड वॉर 2, ठीक। लेकिन स्टेटस को ये था कि यहां पे इधर जो इस तरफ वाली साइड थी, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट जर्मनी, इधर वाले, यहां पर था अमेरिकन कंट्रोल, यूएसए। फौजी जब चढ़े हुए थे जर्मनी पे, और इस तरफ था यूएसएसआर कंट्रोल। बिटरनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक दिन जब यहां पे इधर भी कुछ फौजी तो थे ही, अमेरिकन भी कुछ एरियाज में उनके कैप्चर उन्होंने कर रखा था, पोस्ट संभाल रखी थी। तो जब यहां से फौजी इधर जा रहे थे अपने यूनिट्स को सप्लाईज देने, अमेरिकन, तो रशिया के फौजियों ने उनको रोक लिया। कहते ओए उधर नहीं जाना यहाँ पे। वो कहते क्यों नहीं जाना? बिकॉज आई सेड सो। यार हमारे बंदे खड़े हैं, आ जा। ठीक है जी। इस इवेंट को हम बोलते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। ठीक है जसकरण, कहां पे हुआ है ये? बर्लिन में, इसलिए बर्लिन ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकेड। अमेरिका की स्टार्टिंग से एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग रही है। अमेरिका बोलते जमीन से नहीं भेज रहे, अगर हम जहाज से ले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बर्लिन एयरलिफ्ट। उन्होंने जहाज से सप्लाईज भेजी और अमेरिकन बोलता ऊपर से मारूंगा दोबारा। जे फनी हरकत कीतियां बेटा। इफ देर इज वन कंट्री जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके हैं वो हम ही हैं, इसलिए संत ना समझो हमें भाई। यहां से दोबारा दुनिया में लगा कि यार वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, एक और नहीं, सिंपल। यहां पे हम बहुत क्लोज थे एक और वॉर के, लेकिन यहां पे फिर जर्मनी गॉट डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। और वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, इन्होंने ये बॉडी बनाई जो जिसको हम बोल रहे हैं नेटो, जिसका प्रिंसिपल क्या था कि आज के बाद ये जो कंट्रीज ने जो बॉडी बना दी, किसी एक के खिलाफ अगर किसी ने अटैक किया तो इट विल टेंटामाउंट टू अटैक ऑन ऑल। तो जैसे टर्की पे अटैक होगा तो वो यूएस नेटो पे अटैक है, वेस्ट जर्मनी पे अटैक होगा तो नेटो पे अटैक है, यूएसए पे अटैक होगा तो नेटो पे अटैक है। अब यार हुआ क्या, अगर हम 30 साल 40 साल आगे जाएं, रशिया टूट गया। अब रशिया का आर्गुमेंट ये है कि यार तुमने नेटो बनाई थी हमारे अगेंस्ट, यूएसएसआर के अगेंस्ट। अब जब यूएसएसआर टूट ही गया
तो हमने वॉर्सो पैक्ट जो है उसको बंदी वो कर दिया, डिसबैंडन, तुम अपना ये डिसबैंड करो। अब नेटो करती क्या है? तो रशिया बोलता है कि नेटो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है आओ सीरिया पे अटैक करें, आओ अफगानिस्तान पे अटैक करें, आओ इराक पे अटैक करें, किसी का तेल, किसी की अफीम, किसी की ज़मीन, किसी के रिसोर्सेज, किसी की लोकेशन। नेटो शुड बी डिसबैंड। ठीक। अब यहां पे ही यूक्रेन, यूक्रेन की खासियत है उनका प्रेसिडेंट भी कॉमेडियन है। इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, तुम्हारा प्रेसिडेंट कॉमेडियन है? देखो भाई इधर देखो। यार ये अपने आप में ही एक कॉमेडी है, सारी ट्रेजिक कॉमेडी। जैसे मैंने आपको बलूचिस्तान का नहीं बताया, ऐसे एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट है। अगर आप फिरोजपुर पे जाओगे ना, फिरोजपुर से आगे हुसैनी वाला बॉर्डर आता है, हुसैनी वाला बॉर्डर के आगे जो पाकिस्तान का एरिया आता है उसको कसूर बोलते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मैनी वेरी इंटेलिजेंट पीपल इन पाकिस्तान, जिन्ना बैठा सीगा, गांधी बैठा सीगा ते माउंट बैटन बैठा सीगा, ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਸੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਲਿਜਿਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸੂਰ ਹੈ, ठीक है, तो इधरले पासे फिरोजपुर है, ठीक है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू हेयर, हेयर क्विक। अब क्या हो रहा है भाई, हेयर दस दे यार, जिन्ने तक कसूर है। अच्छा अच्छा। अब यार होना तो ये चाहिए रशिया के हिसाब से कि नेटो डिसबैंड होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड उन्होंने यूक्रेन को, यूएसए ने इस तरह की प्रॉमिसेस कर दिए कि यार हम तेरे को नेटो में डाल देंगे। अब यार ऑफ कोर्स इफ आई एम रशिया, आई वोंट बी ओके विद हैविंग माय लाइक अमेरिकन टैंक्स पार्क्ड हियर। बट रशिया की ना, मतलब अगेन थोड़ा सा मैं मेंस पर्सपेक्टिव से बोलने लगा हूं पिछले 5-7 मिनट से, सॉरी। बट यूएसए की एक पॉलिसी रही है बेट एंड ब्लीड, विच इज वो एक कंट्री को खड़ा करता है, उसको सपोर्ट करता है अपने एनिमी के अगेंस्ट, ताकि दोनों ब्लीड करते जाए। जब वो ब्लीड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर यूएसए आता है सिचुएशन को मैनिपुलेट करने। पिछले 100 साल से देयर हैजंट बीन अ डेकेड जब यूएसए इज नॉट एट वॉर, आइदर इन लैटिन अमेरिका और इन मिडल ईस्ट और इन अफगानिस्तान और सीरिया और इराक और हेयर एंड देयर आर फुट सोल्जर अमेरिका के कहीं ना कहीं पे। नॉट इवन वन वॉर ऑन इट्स ऑन ग्राउंड। यूएसए में तो न्यूयॉर्क से लेके और कैलिफोर्निया तक कोई वॉर नहीं हो रही है, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक, बट यूएसए इज ऑलवेज एट वॉर। वेरी स्ट्रेटेजिकली दे प्ले दिस गेम्स। तो अब उसने यूक्रेन को ये पंप दे दिए कि यूक्रेन वाले को कि तू सॉवरेन कंट्री है, तू जहां मर्जी जो मर्जी कर। रशिया कौन होता है तेरे को बताने वाला? वो आ गया बातों में कि हाँ यार मैं सॉवरेन कंट्री हूं, पैसे भी दिए, ये बोल के कि तेरे को नेटो का मेंबर बनाएंगे। बनाए क्या यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर? 3 साल हो गए वॉर होते हुए। बट स्वीडन और फिनलैंड को बना दिया साथ के साथ। स्वीडन और फिनलैंड पे अटैक नहीं होगा अब, क्योंकि दैट विल टेंटामाउंट टू अटैक ऑन अ नेटो मेंबर। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? पूरा एक स्ट्रेटेजिकली आपको समझ आ रहा है? एनीवेज क्विकली राइट डाउन, नेटो पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 49, through a treaty called Washington Treaty. मेंबर्स कितने हैं? 32 मेंबर्स। फिनलैंड एंड स्वीडन बिकमिंग, इसी ऑर्डर में आप प्लीज याद रखना, फिनलैंड एंड स्वीडन
बिकमिंग 31st एंड 32nd। कोई सेडिस्टिक एग्जामिनर सेट करने लग गया अगर पेपर, वो इसको भी घुमा सकता है, कौन सा 31st है कौन सा 32nd है। ठीक बात। और यू अंडर एक चीज लिख लो, कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, ये है आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी। which says that attack on one country या one member is considered attack against all members। मेंबर बनने का क्राइटेरिया क्या है नेटो का मेंबर बनने के लिए? लिख लो, इस पे क्वेश्चन आएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया फर्स्ट, ओपन टू at present it is open to European nations only। इनके ने ट्रीटी के आर्टिकल 10 में दिया हुआ क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें एक तो उन्होंने लिखा है कि अब सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए ओपन है ये। दूसरा क्या है, उस कंट्री में फ्री डोर पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, वेस्टर्न वैल्यूज, वो वाली कंट्री होनी चाहिए। तो लिख लो आप, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिलिट्री कंट्रीब्यूशन टू नेटो ऑपरेशंस। वो तो पहले ही थे ना, हैं? नहीं, कि एट प्रेजेंट सिर्फ यूरोपियन नेशंस के लिए खुली हुई है। टर्की भी पहले से ही है, शुरू टर्की बहुत देर से। अब यार आपके स्कोप के बियॉन्ड है, नहीं तो आपने क्यूबन क्राइसिस सुना है? मतलब स्कोप के बियॉन्ड, पेपर के स्कोप के बियॉन्ड नहीं है इस क्लास के। आपने क्यूबन क्राइसिस सुना है? क्यूबन क्राइसिस का रीजन ही ये था यार, यहां पे मेडिटेरेनियन में इधर अमेरिकन शिप्स घूम रहे थे, अमेरिका, कोल्ड वॉर पूरी दुनिया में चल रही थी, रशिया ने जाके बिल्कुल यूएसए की जड़ में लगा दिया एक न्यूक्लियर मिसाइल। वो बोलते हैं यार ये क्या बात है, ये क्या बात है, तो फिर रशिया बोलता है कि जब तुम्हारी पूरी दुनिया में शिप घूम रहे होते हैं तब तो कोई चक्कर नहीं है, अब तुम न्यूक्लियर बम भी लड़ लो, आ जाओ मेरे साथ। फिर यूएसए को लगा यार काम खराब हो गया, तो उस समय यहाँ पे ये सारे, ये पूरा एरिया अमेरिकन, आज भी तो देखो ना यार, आपकी कंट्री के बैकयार्ड में नहीं है क्या यूएसए? कश्मीर के ऊपर भी ज्यादा कितनी इंटेल बैठी है उनकी। पाकिस्तान और इंडिया का जो पूरा इशू है, पाकिस्तान के पास हथियार कहां से आते हैं, पैसा कहां से आता है? अब पहले यूएसए से आता रहे, 50 साल पाकिस्तान के पास हथियार कहां से आए हैं? यूएसए से। देयर इज नो इशू इन द वर्ल्ड जिसमें यूएसए पार्टिसिपेट नहीं करता, बट यूएसए उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो करता अपने बेनिफिट के लिए, जैसे कोई भी कंट्री करेगी, पर वो उसको दिखाता है बहुत ज्यादा एल्ट्रुइस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए आपको ये नहीं बोलेगा कि यार मैं ना ओपीएम के लिए अफगानिस्तान में अटैक किया। यूएसए आपको पता क्या बोलेगा
क्या तुम सब सेल्फिश हो? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार लेडीज को मार रही है, बुरके के अंदर बंद कर रही है, बच्चों को मार रही है, स्कूल बंद कर रही है, और वहां पर अत्याचार हो रहा है, टेररिस्ट चला रहे हैं, और तुम सब इतने सेल्फिश हो कि तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। लेकिन मैं हूं यूएसए, मैं सिर्फ अपना नहीं सोचता। मेरे 50 फौजी मर जाएंगे, मेरे 5-10 बिलियन डॉलर लग जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, मैं जा रहा हूं अफगानिस्तान। तुम कौन से लोग हो? तुम वो वाले पड़ोसी हो जो अपने दरवाजे बंद कर लेता है कि यार पड़ोसी के घर पे लड़ाई हो रही है, बच्चा पीट रहा है, पापा बच्चे को पीट रहे हैं, लेकिन मैं जाता हूं कि नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं कहना। तो यूएस से इसको ऐसे दिखाता है, वो ये थोड़ी बोलता नहीं नहीं हम किसी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करते, बोलता करते हैं यार, हम तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं। लेकिन हम करते हैं कैसे? उनके भले के लिए, उनके भले के लिए करते हैं। हम बहुत सारा तेल ले जाते हैं और बहुत सारी अफीम ले जाते हैं और बहुत कुछ क्लटर्ड पीछे छोड़ जाते हैं। एनीवेज, आई गेटिंग द पॉइंट। यार वो वर्ल्ड पावर ऐसे ही नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है यूएसए। नेक्स्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट। अरमान ਹੁਣ क्लियर हो गया है कि ये कल थोड़ा डाउट हो रहा सीगा। स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है। रिपोर्ट ये रिपोर्ट, गुरप्रीत व्हाट इज दिस रिपोर्ट अबाउट? नॉट श्योर? लाउडर लाउडर लाउडर। आई फॉरगॉट योर नेम बेटा, सॉरी। रेशम जी। हु इज वायलेटिंग? दिस रिपोर्ट इज नॉट अबाउट इंडिया। सुनो, यूएसए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक रिपोर्ट निकालता है सारी दुनिया के लिए कि यार पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम कैसे काम कर रही है। बेस्ड ऑन आपकी कंट्री की में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम कितना अच्छा काम कर रही है, उस हिसाब से आपकी रैंकिंग बेटर होती है। जितनी रैंकिंग आपकी बेटर होती है उतना आपको इकोनॉमिकली फायदा होता है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? हाँ, समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल यार ये वॉच है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप देख पा रहे हो, वेरी टेंजिबल इन द सेंस। ये बिल्डिंग मान लो मेरी प्रॉपर्टी है तो टेंजिबल है, बट मैंने कोई डिजाइन बनाया है, अब वो डिजाइन जो है वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। मेरा कोई लोगो है मेरी कंपनी का, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कोई पेटेंट, मैंने कोई प्रोसेस पेटेंट करवाया, कोई प्रोडक्ट पेटेंट करवाया। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट? से फॉर एग्जांपल मैंने कोई पंखा बनाया, वो स्पेशल टाइप का पंखा है, वो प्रोडक्ट मेरा पेटेंट हो गया। लेकिन मान लो जसकरण ने भी एक पंखा बनाया जो एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इसको सू करूंगा कि यार ये तो मेरा प्रोडक्ट पेटेंट है। ये बोले नहीं मैंने प्रोसेस नया चेंज किया है, इसमें पंखा नहीं घुमाते, इसमें मुंह ऐसे से घुमाते हो, तो ये जो है ये प्रोसेस हो गया, प्रोसेस चेंज कर दिया। तो आप कोई दवाई बना रहे हो, आपका वो प्रोडक्ट पेटेंट है, मैंने वही दवाई बनाई किसी और प्रोसेस से, वो अलग हो जाएगा। सिमिलरली कॉपीराइट, मैंने कोई बुक लिखी, आपने उसको एज इट इज छाप दी, तो वो कॉपीराइट होएगा। इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी केस शायद आपने सुना हो, अबाउट 7-8 ईयर्स अगो देयर वाज दिस केस। जो ये पब्लिकेशंस है ना, टाटा मैग्रो-हिल, पियर्सन, प्रिंसटन पब्लिकेशन, बहुत सारी जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, इन्होंने केस किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पर ना फोटोकॉपियर्स हैं, तो इनके कोर्स वर्क्स होते हैं 8-8, 10-10 हज़ार के, तो वो फोटोकॉपी कर करके बांटते रहते हैं। तो इन्होंने कोर्ट, वहाँ पे दिल्ली कोर्ट में केस किया था कि यार ये नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पेटेंट लॉ, कोई भी किताब है ना जो, वो मैं क्लास में बोल सकता हूँ, मैं पूरी किताब बोल दूँ फॉर टीचिंग और आप पूरी किताब लिख लो, दैट इज अलाउड। आई कैन नॉट फोटोकॉपी इट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू यू, जो इंटरनेशनल रिजीम है, नॉट इंडिया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नाउ जब इंडिया में केस हुआ तो जज साहब बोलते कि यार जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं अपने दोस्त से कॉपी कर लेता था, अब फोटो कॉपी आ गया तो मैंने फोटो कॉपी कर ली, इसमें क्या है? दे आर अनएबल टू अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिमिलरली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में फुलकारी, है ना, या फिर कोई और जीआई, मैसूर का चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, बिल्कुल ठीक है, पोची पल्लम साड़ी, बिल्कुल ठीक है, कांजीवरम, ये सब। हाँ, लड्डू होते हैं कहीं के, शायद वो तिरुपति के लड्डू। यार ये आपको आने चाहिए जीआईज, जो पिछले 6-8 महीने में मिले हैं, इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी में मैं करवाऊंगा। कड़कनाथ कुक्कड़ जीआई है, अपेरेंटली इट्स वेरी हाई ऑन प्रोटीन। ऐसे कहाँ के मैंगोज? बस मैंगोज। हाँ, कहाँ के? कैलकाटा के? ओके, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। एनीवेज, यार अब स्विस वॉचेस, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बद्दी में घड़ियां बना के बोलूं कि यार स्विस वॉच है, ठीक है, वो स्विस वॉच जो है वो स्विट्जरलैंड वाली ही वॉचेज हैं। तो उसमें भी यही है कि मैं घड़ियां बना सकता हूं, मैं साड़ियां बना सकता हूं, बट अगर वो उस टेक्निक से और वहां पर नहीं बनी जो चंदेरी में बन रही है, सो आई कैन नॉट से कि चंदेरी साड़ी है। अगर वो उस टेक्निक से उस क्लस्टर में नहीं बनी जो पंजाब में है, तो आई कैन नॉट से कि फुलकारी है। मैं तमिलनाडु में बैठ के फुलकारियां बना बना के नहीं बेच सकता। I can make it, but I can't call it फुलकारी। Similarly, I can make shoes, but I cannot say कि यार ये नाइकी के शूज हैं। वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो वही बनाएंगे, ये लोगों वही यूज कर सकते हैं। इस चीज को इंश्योर कौन करेगा कि ये चीज रिस्पेक्ट हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वेस्टफेलियन ऑर्डर है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यूएस से नहीं आएगा कि हम चेक करेंगे। तो इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज सपोज टू ensure a very high intellectual property right regime in India, and same is true about every other country। यहां से ये रैंकिंग शुरू होती है कि कितनी सीरियस है आपकी कंट्री इन चीजों को लेकर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कैसे करेगी? लॉ बना के। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कंट्रीज के लॉज पढ़ते हैं, पेटेंट एक्ट, जैसे इंडियन पेटेंट एक्ट पढ़ लेंगे, मंगोलियन पेटेंट एक्ट पढ़ लेंगे, फिलीपींस का पेटेंट एक्ट पढ़ लेंगे, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन चेक करेंगे और उस हिसाब से रैंकिंग आती है। तो जो कंट्रीज की रैंकिंग पीछे होती है, तो उनको एक ऐसा सा इन्वेस्टर्स को साइन जाता है कि यार यहाँ पर ना फेक प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, सरकार भी कुछ नहीं करेगी, तो न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू पब्लिकेशंस इंट्रोड्यूस नहीं होती हैं, इकोनॉमिकली नुकसान होता है आपको उसका। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट डाउन। स्पेशल 301 रिपोर्ट is an annual review of global state of IP protection and IP protection and enforcement। तो कौन निकालता है इसको? USTR, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसकी जो दो मेन लिस्ट है वो कौन सी है? वेरी गुड। एक है वॉच लिस्ट, इसमें कोई कोई कंट्री का नाम आता है, और कोई होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। अगर कोई कंट्री प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है तो आप क्या इन्फर कर रहे हो? वहां पे आईपीआर रिजिम कैसी होगी? नॉट गुड। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, राइट डाउन। कंट्रीज ऑन पीडब्ल्यूएल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फेस सीरियस एलिगेशंस। सेकंड, यूएसटीआर may initiate investigation or impose sanctions।
ठीक है, यूएसए की सरकार आपसे ट्रेड भी कम कर सकती है, सैंक्शंस भी लगा सकती है, ऐसे वाले। वॉच लिस्ट में क्या है? कंट्रीज हैविंग कंसर्निंग आईपी प्रैक्टिसेस, हैविंग कंसर्निंग, यार कंसर्न तो ये भी यही है, कंसर्निंग आईपी प्रैक्टिसेस बट नॉट एज सिवियर सिवियर एज पीडब्ल्यूएल। नाम से भी पता लग ही रहा है कि वो तो बहुत सिवियर होएगी। इंडिया कहां पर डाला 2024 में? वेरी गुड, इंडिया वॉज एडेड इन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट along with इंडोनेशिया, चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, और एक कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक, उसको वॉच लिस्ट से हटा दिया। इस पे आएगा नहीं आपको, डोमिनिकन रिपब्लिक पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट इन केस क्वेश्चन आपको इंडिया का ही पूछेंगे या लिस्ट के बारे में पूछेंगे कि है क्या। नहीं, इन कंट्री जाके नहीं यार, अब आज के स्कोप के बियॉन्ड है, नहीं तो बहुत सारे आपकी कंट्री में ना पेटेंट लॉज में इश्यूज चलते हैं, एवरग्रीनिंग बोलते हैं उसको, एक को बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग, वेरी गुड, ये सारी चीजें, ये फ्रेजेस भी आते रहते हैं पेपर में। कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीआर, एवरग्रीनिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीआर, ये सारे। आप में से कोई मेडिसिन बैकग्राउंड से है? नोबडी। बट अदरवाइज क्या होता है कि जो, हाँ हाँ, जो जेनेरिक मेडिसिन बनती हैं, तो जो सर यूएस से कोई दवाई बनाता है और उसको पेटेंट करवा लिया उन्होंने, फिर जब उसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है, तो फिर क्या होता है कि अब उसके बाद सिप्ला, ग्लेक्सो, सन फार्मा, ये फार्मा जितने मर्जी बनाए, ये सारी जेनेरिक मेडिसिन बनाती हैं, रेनबेक्सी, सिप्ला, ग्लेक्सो, ये जितनी बद्दी में फैक्ट्रीज हैं। बट अगर वो अपना पेटेंट रिन्यू करवा ले, वो ये बोल के कि अब हमने इसी का एक नया फार्मूला बनाया है विद एडिड एफिकेसी, अब दोबारा वो ऐड हो गया, फिर दोबारा हो गया, इसको हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग। दुनिया भर में ये अलाउड होती है, इंडिया में इसको इतना ऑनर नहीं करते। दूसरी चीज, एवरग्रीनिंग समझ आया, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। दूसरी चीज क्या होती है, अगर कोई दवाई जो आपकी कंट्री में कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई ऐसी दवाई जो एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के लिए अफोर्डेबल नहीं है, या फिर कोई दवाई जो कमर्शियली अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, पर एकदम से उसकी ज़रूरत पड़ गई बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था, तो वो कौन सी सबको दवाइयाँ दे रही थी सरकार? अरे कोवैक्सीन नहीं, अरे बिफोर द वैक्सीन दवाई, लेट्स से पैरासिटामोल एग्जाम्पल के लिए लगा लो। नहीं यार, एक और थी, हाँ, देयर वाज दिस, वैसे तो कुछ भी बोलिए, हाइडो, देयर वाज दिस मेडिसिन, अब मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो एक लिमसी तो विटामिन सी थी, एक और दवाई जो हाइड्रोक्लोरो समथिंग, आई कांट रिकॉल, नॉनदलेस। अब मान लो कोई दवाई है, वो सस्ती भी है और वो दवाई अवेलेबल भी है, पर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है। अब मान लिया कि भाई तुम्हारा पेटेंट है, पर तुम्हारे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी तो नहीं है ना कि तुम 100 करोड़ लोगों को दवाई दे दोगे, तो सरकार कंपल्सरीली बोल सकती है कि हाइड्रोक्लोराइड, ओके, तो सरकार कंपल्सरीली बोल सकती है कि यार भाई रेनबेक्सी तू भी बना ये दवाइयाँ, सिप्ला तू भी बना, ग्लेक्सो तू भी बना, सन माइक फार्मा तू भी बना, सूर्या फार्मा तू भी बना। पेटेंट है फाइजर का, फाइजर है अमेरिकन कंपनी, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं?
कंपल्सरी लाइसेंसिंग, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वेरी गुड, चलो ठीक है, दैट जैसे एकदम उसकी जरूरत पड़ गई थी तो समझ आया सबको, इस पे क्वेश्चन आएगा। चलो आपकी कुछ चीजें रहती हैं कल करेंगे।